हुआ है ना? हाँ। अच्छा ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो इक्विटी डेरिवेटिव फिर से स्टार्ट करेंगे और इक्विटी डेरिवेटिव में धीरे धीरे सर हम लोग काफ़ी वाइटल पॉइंट में आ गए। वाइटल मतलब इतना वाइटल कि फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला में बात कर रहे हैं। मतलब ये फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस होता है, ठीक है, फ्यूचर प्राइस मतलब चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक ले लो या फिर इंडेक्स ले लो, हाँ सर, कोई पर्टिकुलर स्टॉक ले लो या इंडेक्स ले लो, उसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है। स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है वो तो फिर भी बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये डिफरेंस क्यों होता है। ठीक है, डिफरेंस इन द सेंस स्पॉट प्राइस के साथ स्पॉट प्राइस के साथ फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस क्यों। और इस रिगार्डिंग आप लोगों को मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ डिस्कशंस लास्ट वीक किया था। मतलब कैलकुलेशंस है, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है, डिमांड सप्लाई इंटरेस्ट रिलेटेड मैटर है, और वही इफेक्ट नज़र आया था। मैं आज भी आपको थोड़ा सा लास्ट वीक का पॉइंट रिवाइज कराऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी है, तो एक बार रिवाइज कराना ज़रूरी है। और फिर जाकर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ भी बात करूंगा, ठीक है, कि किस तरह से ये फ्यूचर प्राइसिंग काम करता है। जैसे कल मुझे सुमित जी ने रिकॉर्डिंग के थ्रू से मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कन्वर्जेंस कैसे होता है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में, ये एक सवाल था। और सुमित जी का और एक सवाल था जो सुमित जी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, दैट इज डिफ्लेशन के बेसिस में सवाल पूछा गया था सर ये कि टॉपिक सर, रिलेटेड नहीं है, बस हाँ डिप्रेशन टॉपिक वर्ड। रिलेटेड नहीं है, बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर का रिलेटेड टॉपिक है कि सर डिफ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन का डेब्ट इक्विटी फाइनेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है सुमित जी, मेरा ये बात मुझे याद रहेगा, मैं ये टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, आज नहीं तो कल कर ही क्या दूंगा, ठीक है। सर क्या है वो हमको पता है सर, मतलब पढ़ लिए हैं सर। जस्ट एक वो जो पैराग्राफ दिए थे ना सर, वही हम्म। से जानना था, बस वही नहीं जानना नहीं ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ था। गया, मैं समझा दूंगा, ठीक है। अगर आज हो पाता है कवर तो आज करेंगे, नहीं तो कल कर देंगे, उसमें क्या है। अच्छा, फ्यूचर प्राइसिंग, अच्छा मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा कर लूँ। स्क्रीन शेयर है सर? हेलो, स्क्रीन शेयर हाँ है सर। ना? ओके सर, तो बेसिकली इस प्राइसिंग फार्मूला ये हमारा मेन फोकस एरिया है। तो सेकंड में आपको निफ्टी फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट एरिया है सर। ये अंडरलाइन के साथ मतलब स्पॉट मार्केट के साथ जो डिफरेंस रहता है कि ये डिफरेंस क्यों है, और इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन भी है। मतलब डिफरेंस ऐसे ही नहीं हो गया कि डिफरेंस होना चाहिए हो गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे प्रॉपर रीजन है, तभी ये डिफरेंस बना हुआ है। जैसे कि अगर आप थोड़ा सा नजर दें तो आपको दिखाई देगा, ये निफ्टी फ्यूचर है जो मैं एनएससी के साइड से अभी आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आप और थोड़ा सा देखें, निफ्टी का फ्यूचर का जो अंडरलाइन है वो है निफ्टी। ये तो फ्यूचर ऑप्शंस मार्केट का यही तो कॉन्सेप्ट है सर, कि जो अंडरलाइन है उसी को कॉपी करेगा, है ना। मतलब अंडरलाइन जैसा काम करेगा फ्यूचर्स भी वैसा काम करेगा। अगर अंडरलाइन पॉजिटिव है मतलब अगर बुलिश है तो फ्यूचर भी बुलिश होगा। अगर अंडरलाइन नेगेटिव है मतलब बेयरिश है तो फ्यूचर भी बेयरिश होगा, ठीक है, ट्रेंड जो है सर। लेकिन एक फर्क देखो, इसका लास्ट प्राइस देखे थोड़ा, 15,957
और इसका हो गया 5970, इसका है 5982, इसका है 5970, इसका है 16024, काफी डिफरेंस दिख रहा है सर, इसका है 5970। मतलब सर स्पॉट मार्केट, ये स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मतलब जो प्रेजेंटली चल रहा है। अगर मैं अभी का मार्केट ओपन करूं तो अभी जो चल रहा है देखो चेंज हो रहा है। लास्ट प्राइस कितना है सर? 15967 दिखाई दे रहा है क्या? 15967, 15968, ठीक है, ये चल रहा है, अभी मार्केट ओपन है तो लाइव मार्केट में हमें नजर आता है। मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया तो यहाँ पर भी देखो 70 से चेंज हो के 64.55 आ गया ना, ठीक है। तो बात क्या है सर? बात ऐसा है कि ये जो हमारा अंडरलाइंग एसेट्स का वैल्यू है स्पॉट मार्केट का, ये सर 953 का डेटा बता रहा है, ठीक है, फिर से अपडेट करेंगे तो आ जाएगा। तो चलो सर, इतना बार बार अपडेट करके आपको मैं कंफ्यूज और नहीं करूँगा। बस इतना कहना है कि अंडरलाइंग वैल्यू का जो एसेट्स का जो प्राइस है ये तो स्पॉट मार्केट में जो चल रहा है मार्केट में वो है। लेकिन अगर आप फ्यूचर देखो, जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर एंड सितंबर फ्यूचर, अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में बोलूँ तो नियर मंथ, मिड मंथ एंड फार मंथ। तो नियर, मिड एंड फार, तीन तरह का एक्सपायरी हमारे सामने होता है और तीनों का प्राइस का डिफरेंस देखिए आप, ठीक है। लास्ट प्राइस भी देखिए और क्लोज प्राइस भी देखिए, मतलब किस तरह से वो मार्केट में क्लोज हो रहा है, मतलब लास्ट दिन किस दाम में क्लोज हुआ था, ये तो अभी लाइव मार्केट में चल रहा है, वो शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस है। किसी के साथ किसी को कंपेयर कीजिए, 15964 के साथ अगर आप 16022 इसको देखिए, ठीक है, डिफरेंस है। 15964 के साथ इसको कंपेयर कीजिए 862, डिफरेंस है। कभी ज्यादा है कभी कम है, ठीक है, कभी ये ज्यादा है 979, ये 964, लेकिन अब इसको देखिए जुलाई फ्यूचर थोड़ा सा कम बता रहा है, लेकिन स्पॉट फ्यूचर, स्पॉट प्राइस थोड़ा ज्यादा बता रहा है, लेकिन अगस्त और सितंबर का फ्यूचर जो है वो थोड़ा ज्यादा है। अब आपके मन में यही सवाल है ना सर, ये ज्यादा कम क्यों होता है? और ये मैं लास्ट दिन इसी पॉइंट में बात कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है, जो मेरा लास्ट क्लास का मेन डिस्कशन था आपके साथ। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड प्राइसिंग फॉर्मूला, और ये जो भी होता है प्राइसिंग के कारण होता है। अब ये प्राइसिंग के पीछे जो बेसिकली पॉइंट था दैट इज स्प्रेड का मैटर, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस इज कॉल्ड द बेसिस और स्प्रेड। फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको बेसिस कहते हैं या स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी के एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा, ठीक है, और ये वाला एक पुराना एग्जांपल्स है, इतिहास में थोड़ा सा जब ये स्क्रीनशॉट लिया गया था बेसिकली, तो उस टाइम पे निफ्टी चल रहा था 8854.7 और प्रेजेंट मार्केट चल रहा था 8845.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी 9.2 पॉइंट्स का बेसिस या स्प्रेड नजर आया, ठीक है। ये देखिए, ये एनएससी का जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर बुक है वहीं से लिया गया। अंडरलाइंग वैल्यू उस टाइम पे चल रहा था 2015 का मैटर है, ठीक है। उस टाइम पे चल रहा था अंडरलाइंग वैल्यू 8845 और प्रेजेंट मार्केट चल रहा था 8854, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि 8854 फ्यूचर है और स्पॉट है आपका 8845.50, तो यहाँ पर 9.2 का डिफरेंस जो है इसको बेसिस या स्प्रेड कहते हैं। अब ये जो बेसिस या स्प्रेड है इसको कैसे यूज करना है या फिर इसका क्या मतलब निकलते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यूज किया सर। और इसमें आपको मैं फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला के बारे में बताया। द डिफरेंस इन प्राइस इज एट्रीब्यूटेबल टू द स्पॉट फ्यूचर पैरिटी। ये जो डिफरेंस आता है जो लास्ट वीक में बताया था, इसको स्पॉट फ्यूचर पैरिटी भी कहा जाता है। Spot future parity, the difference between the spot and future price that arises due to variables। ये जो difference आता है इसके पीछे कुछ variables काम करता है ना। आपके मन में चल रहा है सर क्या variable काम कर रहा होगा? सर इसमें इंटरेस्ट है, इसमें डिविडेंड्स है, इसमें टाइम टू एक्सपायरी है, एटसेट्रा। मेनली अगर मैं आप मुझे पूछोगे तो इसमें इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट होता है और डिविडेंड का इफेक्ट होता है और टाइम टू एक्सपायरी भी इफेक्ट करता है, बट ये इंटरेस्ट रेट का बहुत बड़ा इफेक्ट है या डिविडेंड का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब आपके मन में फिर से चल रहा है सर ये इंटरेस्ट रेट क्या है और डिविडेंड का क्या है? ये भी मैं लास्ट वीक में बताया था, मैं फिर से थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ आपको। अब आपको मैं समझाता हूँ सर।
वेरी लूज सेंस में समझो, इट्स सिंपली इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू इक्वेट द अंडरलाइंग प्राइस एंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग फ्यूचर प्राइस। मतलब आप अंडरलाइंग प्राइस के साथ जो उसका अंडरलाइंग वैल्यू है उसके साथ कोरेस्पॉन्डिंग फ्यूचर प्राइस को आप इक्वेट कर रहे हैं, और इसे इक्वेशंस करने का जो कॉन्सेप्ट है इसको फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला कहा जाता है। और इसको समझाने के लिए एक फाइनेंशियल पैरामीटर का यूज हुआ है सर। ये प्योर फाइनेंस में होता है सर, प्योर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा जाता है उसमें भी ये टॉपिक बहुत डिटेल्स में कवर किया जाता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया सर, फ्यूचर प्राइस इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस इनटू 1 प्लस RF माइनस डी। अब आपको लग रहा है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला लग नहीं रहा है, फॉर्मूला है, बट अगर आप इस फॉर्मूला को मगअप करोगे मतलब रटोगे तो कुछ काम आएगा क्या? नहीं सर, रट के तो कुछ नहीं होता है। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में रट के कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वेरी रूट लेवल। अगर आप इसको अंदर से समझोगे तभी इसका जिंदगी भर याद रख पाओगे। मतलब ऐसे कहते हैं सर, दिल से पढ़ोगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसको याद रखेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, दिल कैसे लगाएंगे इस पे? सर इसमें दिल का मैटर ऐसा है कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, सर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला ये हो गया कि स्पॉट प्राइस इनटू, स्पॉट प्राइस के साथ क्या इनटू किया गया, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट। उससे अगर डिविडेंड है तो उसको भी माइनस करो। अब रिस्क फ्री रेट क्या है? सर रिस्क फ्री रेट तो वो है कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर शॉर्ट पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और आपको कोई रिस्क नहीं है वहां पर इन्वेस्ट करते। सर एग्जांपल के लिए आप बैंक FD ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप बैंक FD तो थोड़ा, हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? पीपीए हाँ बोलो। RBI पीपीए में आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर पीपीएफ बोल रही है, पीपीएफ पब्लिक अच्छा, प्रोविडेंट PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा हाँ, PPF ठीक है, वो भी एक चलेगा, लेकिन ये सब लंबा टाइम के लिए है ना। हाँ, जब फिक्स तक डिपॉजिट्स भी, मैच्योरिटी नहीं फिक्स डिपॉजिट्स तब भी। हाँ बोलो सर, फिर से आवाज थोड़ा जब कटा। जब तक मैच्योरिटी नहीं तो तब तक नहीं निकाल सकते ना। हाँ तब तक नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो FD भी आजकल बैंक बोलता है मिनिमम 6 मंथ्स का, ठीक है। मैक्सिमम 10 साल, 15 साल, 2 साल, 5 साल चलता रहता है। तो FD ऑब्वियसली एक सेफ एरिया है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म मार्केट के लिए ले सकते हैं सर, ट्रेजरेबल, जो म्यूचुअल फंड कंपनी का फेवरेट डेस्टिनेशन है, ठीक है। ट्रेजरेबल्स म्यूचुअल फंड में जो डेप्ट फंड होता है ना सर, जब म्यूचुअल फंड का क्लास करोगे आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी भी समझ में आ जाएगा कि क्यों म्यूचुअल फंड्स कंपनीज डेप्ट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। टीवी में ऐड देखे होंगे आप लोग, बैलेंस फंड ऐसा करके बताते हैं, हाँ, कि ये गिना चुना इक्विटी और डेप्ट में इन्वेस्ट करते हैं RBI का, तो इसमें तुम्हारा पैसा सेफ है। ऐसा देखो ऐड, बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड ऐड हम दिखाते हैं आपको। ऐसे ये वाला ऐड सर, ये वाला ऐड देखेंगे आप लोग, तो ये सब अगर कॉपीराइट आ जाएगा। इमेज देखने से ही समझ में आ जाएगा। वो दो जन झूला झूलता है, एक एक जन एक तरफ से मारता है, दूसरा जन दूसरी तरफ में जाता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? हल्का, मैं इसको चला नहीं सकता बिकॉज कुछ कॉपीराइट मैटर है, ठीक है। ये देखो कि आपके पास बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, ऐसे टीवी में ऐड आता है, देखा आप लोगों ने? नहीं सर। अरे ये ऐड तो नहीं देखा सर। नहीं देखा? अरे बहुत फेमस ऐड है, टीवी में आता है। ठीक है सर, मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि जब भी ये बैलेंस फंड का मतलब क्या हो गया कि आपका पैसा, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं म्यूचुअल फंड से। एक म्यूचुअल फंड मैंने ओपन किया, ठीक है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्लास में डिस्कशंस करता हूँ मैं ये सब चीज़ों का। मैं अभी आपको म्यूचुअल फंड तो नहीं बता सकता, बट म्यूचुअल फंड इज़ अ ह्यूज थिंग, एक दूसरा जगह है। वहाँ पर इक्विटी का नॉलेज भी चाहिए। जैसे ये एक फंड है सर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स, ठीक है। अब पराग पारिक एक बहुत ही फेमस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग हमारा पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बेसिकली दे आर एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड्स कहाँ इन्वेस्ट हुआ है देखो, लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में। अच्छा सॉरी,
हाँ, ये जो फ्लेक्सी कैप है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, तो इसमें बेसिकली मैक्सिमम इन्वेस्टिंग इक्विटी में है। मतलब इतना मानो कि जो इक्विटी बेस्ड है, इसका मतलब उसका कम से कम 65%, 65% इक्विटी में जाएगा, बाकी इधर उधर करके डेब्ट में जा सकता है। तो जैसे ये फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, राज मेहता। लेकिन आप नजर डालो यहाँ पर, राजीव ठक्कर जो मतलब एक्चुअली बेसिकली मेन पर्सन है इस पर्टिकुलर पराग पारिक का, इक्विटी फंड मैनेजर है। और अगर आप राज मेहता को देखो तो ये डेब्ट फंड मैनेजर है। देख रहे हैं सर आप, हाँ सर। है ना? तो सर इक्विटी मतलब तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वही, जो जिसमें 5,000 7,000 कंपनीज है, आप कंपनी का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करे, अच्छा अच्छा फंड ढूंढे। जैसे ये देखो, इसका इसका जो टोटल फंड है, इसको एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू कहा जाता है, वो अलग बात है, मैं इसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन टोटल जो एसेट्स हैं इनके पास, जैसे 20,000 समथिंग इनका पास एसेट्स है, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ सर, हाँ। तो इतना पैसा अगर उसको 100% माना जाए तो इसका ऑलमोस्ट 66% इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट है। इसमें अलग अलग कंपनी देख सकते हैं आप, आईटीसी, बजाज, एक्सिस बैंक, हीरो मोटो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एचसीएल टेक्नोलॉजी, वैराइटीज ऑफ कंपनीज जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ा ही पॉपुलर है। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, आपको ओवरसीज सिक्योरिटीज भी दिखेगा। इसमें आपको इंटरनेशनल इक्विटी, जैसे कि गूगल अल्फाबेट के नाम से चलता है, गूगल का एक्चुअल कंपनी का नाम है अल्फाबेट, पता है आप लोगों को? हाँ सर, पता था? हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू सर। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, मेटा तो अभी तो पता ही चल गया सबको, फेसबुक अभी मेटा नाम से चल गया है, ठीक है। फेसबुक का मतलब कंपनी का नेम मेटा हो गया, ठीक है। और सुजुकी मोटर्स, ये जापान में, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, ये कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें फॉरेन कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, और इंडियन कंपनी में भी है, कुछ आपका डेब्ट मार्केट में है, ठीक है, जिसमें ट्रेप्स वगैरह ये सब है। ये सब चीज़ अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन ये तो था इक्विटी रिलेटेड मैटर, जिसमें डेब्ट आपको एज सच नजर नहीं आया, बहुत ही थोड़ा बहुत है, वो ट्रेप्स रिगार्डिंग कुछ चीजें हैं। लेकिन आपको मैं एक डेब्ट फंड में लेके चलता हूँ। ये तो फ्लेक्सी कैप था तो ज्यादा इक्विटी मिलेगा आपको। एक ये टैक्स सेवर्स फंड है, और इसमें भी आपको इक्विटी ज्यादा नजर आएगा। डेब्ट फंड में चलते हैं, पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड मतलब समझ ही गए आप, इसमें इक्विटी भी है और डेब्ट भी है। तो टोटल एसेट्स में, जस्ट लुक एट सर, जस्ट कंपनी तो है इसका इन्वेस्टमेंट में, ये टैक्स ये हाइब्रिड है, और इसमें आपको कंपनी भी नजर आ रहा है, बट आप अगर नजर दो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नजर आ रहा है। टोटल एसेट्स का 12.28% इक्विटी में है, कुछ इसका आरईआईटी है, मतलब बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉन्ड वगैरह होता है, 80.88 उधर है। लेकिन बाकी इसका डेब्ट में है, अरे वाह, बहुत बड़ा अमाउंट डेब्ट में है। कितना परसेंटेज डेब्ट में है देखोगे सर? 75% डेब्ट में है। और ये किस तरह का डेब्ट है? ये गवर्नमेंट डेब्ट है, दिखाई देगा क्या? 75% डेब्ट में है, ठीक है, 75% के आसपास। और ये जो टोटल है, ये बेसिकली सरकारी बॉन्ड में है, ठीक है। ये देखो, सरकारी बॉन्ड मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज, ठीक है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कहते हैं, ठीक है। ये देखो, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी हर एक सरकार बोला है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सेफ जोन है, यहाँ पर आपका पैसा डूबने का चांसेस कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, ठीक है। फिर भी रिस्क होता है, मार्केट है, ठीक है। तो ऐसे फंड में रिटर्न का चांसेस थोड़ा कम रहेगा, बट काफी रिस्क फ्री रहता है, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज ओवरऑल स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, एक्चुअली इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये जो मैं आपको बताया ना, ये सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं, चलो। आरबीआई के साइट में जाने से आपको टी बिल नजर आएगा कि करेंटली टी बिल का क्या रेट चल रहा है। तो ये ट्रेजरी बिल्स, ये भी स्टॉक मार्केट में वही डेब्ट को समझाते वक्त डिटेल्स में समझा जाता है ऐसा, कि किस तरह से ट्रेजरी बिल काम करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड कैसे काम करता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना सेफ क्यों है, और रिस्क अगर है तो कितना है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट लाइक इक्विटी, बट फिर भी रिस्क इज देयर। बट जैसे अगर आपको मैं बताऊं, जैसे हम लोग यहाँ पर फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है,
तो फ्यूचर मार्केट में स्पॉट मार्केट के साथ फ्यूचर का डिफरेंस पढ़ना चाहते हैं सर, स्पॉट वर्सेस फ्यूचर का डिफरेंस। अब फ्यूचर मार्केट में मैक्सिमम एक्सपायरी 3 मंथ्स का दिख रहा है ना। अगर आप करंट मंथ में देखते हो तो मैक्सिमम आपका सितंबर तक जा रहा है, तो 3 मंथ्स का जो एरिया है वो आपका एक एरिया है एक्सपायरी का। तो यहाँ पर सेफ जोन में उसी 3 मंथ्स के रेंज में क्या एरिया है जहां पर आप अपना पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्ट कर सकते हो? 91 डे का एक टी बिल होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड 3 मंथ्स में अपना पैसा आप गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में रखते हो, जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड कंपनीज भी लोगों के फंड लेके इसमें इस तरह का फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना फंड को बढ़ा लेता है। और इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर एरिया, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स 5.15% नाउ, ठीक है, या 5.16। 182 डेज का भी है, 364 डेज का भी टेबल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हुआ ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का। हेलो सर, आप लोगों को बात समझ में आया ना? मैं रिस्क, हाँ बोलो सर। तो सबको 1 लाख रुपया देता है टीवी में, हाँ 91 डेज वाला, ठीक है, टीवी लिए 91 डेज का। आवाज नहीं और समझ में आ रहा है सर, एक सेकेंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो रहा है, थोड़ा सा आवाज बोलो सर। बोल रहे सर, अगर हम 91 डेज का टीवी लेते हैं और 1 लाख हाँ रुपये देते हैं गवर्नमेंट को, हम्म, तो मतलब इसका जो परसेंटेज है 5.5 है सपोज करिए, जी जी मतलब जी 5,500 का प्रॉफिट, इसमें से कुछ टैक्स वाला काट लेगा, हाँ वो सही तो ना? रहेगा। हाँ हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई 1 लाख लगाता है तो 5,000 का प्रॉफिट होगा, 5% का मतलब यही है, ठीक है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इसी तरह से इसमें इन्वेस्ट करते हैं और काफी सिक्योरली पैसा को कमाता है। तो सिक्योरली इसीलिए बोल रहा हूँ सर, इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन ऐसा सच नहीं रहेगा और ये एकदम रिस्क फ्री एरिया है। और इसीलिए इस एग्जाम्पल में भी टी बिल को ही लिया गया। ये थोड़ा पुराना एग्जाम्पल्स है, लेकिन टी बिल को ही मैं आपको करंट एग्जाम्पल दिखाया। और यहाँ पर इस नोट्स के अंदर मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा पुराना है बट कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है। सो रिस्क फ्री रेट एंड डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करता है। Risk free is the rate that you can earn for the entire year. Considering the expiry is at 1, 2 or 3 months, one may want to scale it up proportionately for the time periods other than the exact 365 days. अब अगर 365 दिन का बिल अगर आप लेते हो तो उसका रेट थोड़ा सा हाई था, 6 पॉइंट समथिंग था, है ना सर। 364 डेज का जो है उसमें रिटर्न थोड़ा सा हाई था, 6.28। तो आप 1 ईयर के बेसिस में भी किसी बिल को चूज कर सकते हो, तो उसमें थोड़ा सा आपका रेट हाई रहेगा, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेट वे में उस पर्टिकुलर अमाउंट को डिवाइड कर देना पड़ेगा। और डिविडेंड जो है, जो बेसिकली कंपनी अपने शेयर्स में डिक्लेयर करता है, उसको बताया जा रहा है। तो फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला ऐसा आ गया था, 1 प्लस रिस्क फ्री इंटू एक्स का मतलब था नंबर ऑफ डेज टू एक्सपायरी, मतलब आपका जो फ्यूचर ट्रेड है वो अभी कितना दिन बाद एक्सपायर करेगा, ठीक है। उस दिन मैक्सिमम जितना आउटस्टैंडिंग डेट है उस पर्टिकुलर डेट को यहाँ पर एक्स में देना पड़ता है। बाकी 365 दिन का अगर आप टी बिल लेते हो तो 365 से उसको डिवाइड कर दो, और डी मतलब डिविडेंड अगर कुछ दे रहा है तो उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर एक इन्फोसिस का एग्जांपल लिया गया था, और ये बेसिकली आरबीआई का जो मैंने अभी आपको दिखाया उसी का स्क्रीनशॉट है सर, ठीक है। थोड़ा सा पुराना डेटा है बट उस टाइम पे सर 364 91 डेज का 8.35 चल रहा था। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ये 2015 में इन्फ्लेशन काफी हाई था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। जब भी इन्फ्लेशन थोड़ा हाई रहता है तो ये सब बॉन्ड में ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है, अदरवाइज लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी इन्फ्लेशन रेट कंपेरेटिवली लो चल रहा है कंपेयर टू 2015, सो दैट्स वाई अभी थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है। नजर आया सर? बाकी गवर्नमेंट का भी अपना प्लानिंग होता है, जैसे अभी थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशंस भी है ओवरऑल, अगर देखा जाए कोरोना के बाद वार के कारण पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ा है, तो गवर्नमेंट कभी कभी थोड़ा सा कम रिटर्न भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये मार्केट एंड इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू से इन्फोसिस का जो फ्यूचर प्राइस यहाँ पर हुआ था वो देखो, आपको मैं बताता हूँ। इन्फोसिस इस टाइम पे जब भी ये कैलकुलेशन किया जा रहा था 2280 में ट्रेड हो रहा था, 2280.5 में, और अगला 7 दिन में ये एक्सपायरी होने वाला था। इन्फोसिस का जो स्पॉट प्राइस था वो 2280.5, और ये अगला 7 दिन में एक्सपायरी होने वाला था। तो व्हाट शुड इन्फोसिस करेंट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बी प्राइस्ड एट?
तो फ्यूचर प्राइस इसका कितना हो सकता है, तो उसके लिए कुछ नहीं, हम लोग बस ये देखें कि 2280 तो इसका करंट प्राइस है स्पॉट मार्केट में। तो अगर इसको थोड़ा सा प्रीमियम कर दिया जाए, मतलब अगर 365 दिन का कोई सेफ जोन में मेरा पैसा जाता और मेरा एक्सपायरी 7 दिन का है, तो प्रोपोर्शनेट वे में कितना डिफरेंस आएगा। और डिविडेंड जीरो इसलिए माना गया, डिविडेंड को जीरो इसलिए माना गया बिकॉज ये एजम्पशंस दिया गया कि अभी इन्फोसिस कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है एटलीस्ट अगला 7 दिन में। अगर डिविडेंड का कुछ परसेंटेज होता तो डिविडेंड परसेंटेज को माइनस करना पड़ता, ठीक है। तो डू नॉट इन्फोसिस इज एक्सपेक्टेड टू पे एनी डिविडेंड ओवर द नेक्स्ट 7 days सिंस आई हैव अज्यूम्ड द डिविडेंड इज जीरो, ठीक है। और जैसे इसको सॉल्व किया गया तो हमारा जो फ्यूचर प्राइस आया तो 2283 आया। और अगर आप देखो तो इसका फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस था, इसका स्पॉट मतलब प्रेजेंट मार्केट में इसका दाम चल रहा था 2280 और इसका फ्यूचर मार्केट में दाम आ गया है 2283। बट दिस इज अ फेयर वैल्यू, दिस इज नॉट द मार्केट वैल्यू। अब ये पैसा जब मार्केट में आएगा तो इसका कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है, तो वो सब ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह ऐड करके आपका मार्केट में वैल्यू आ जाता है, वही फ्यूचर वैल्यू जो फेयर वैल्यू आया है। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क ये होता है कि बिकॉज जब कोई पर्टिकुलर अमाउंट मार्केट में ट्रेड होता है तो कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह भी लग जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह आने के बाद आपका दाम 2284 नजर आ रहा। तो यहाँ पर फर्क क्या हो गया, फ्यूचर प्राइस स्पॉट में चल रहा था 2280 और फ्यूचर प्राइस फ्यूचर में हो गया आपका, दैट इज फेब्रुअरी फ्यूचर चल रहा था उस टाइम पे 2284। तो ये रीजन था, ये रीजन है कि क्यों फ्यूचर प्राइस और प्रेजेंट मार्केट में फर्क आता है और फेयर मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्यों फर्क आता है। और फेयर मार्केट और प्रेजेंट मार्केट मार्केट प्राइस और फ्यूचर में फर्क इसलिए आता है बिकॉज वो जो डिफरेंस होता है वो ड्यू टू मार्केट कॉस्ट, जैसे कि ट्रांजैक्शन चार्जेस, टैक्सेस, मार्जिन, जो एक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेड करने के टाइम पे जो लिया जाता है कस्टमर से, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के साथ साथ बहुत सारा चीजें ले लेता है इंक्लूड करके। तो 2283 के साथ और 1 रुपी वगैरह समथिंग जो इस प्राइस के साथ इंक्लूड करके मान लिया गया, ठीक है। तो ये इसके कारण आपका प्राइस थोड़ा ज्यादा नजर आता है, मतलब फेयर वैल्यू 2283 होना चाहिए था बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस, मार्जिन वगैरह सब ऐड करके ओवरऑल एक जो एवरेज प्राइस आता है वो 2284 नजर आ रहा है, 2284, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्क है, मतलब फेयर वैल्यू एंड मार्केट प्राइस पे, मतलब फ्यूचर मार्केट प्राइस पे, और जिसका अंडरलाइन चल रहा था 2280.5। तो ये मैं लास्ट दिन आप लोगों को समझाया था और इसके पीछे का कारण भी मैं बताया, जिसका मेन कारण जो था वो है, क्या कारण है सर, मेन रीजन जो है दैट इज रिस्क फ्री एरिया। मतलब अगर आप ये फ्यूचर मार्केट में आप पैसा डाल के बैठे रहते हो तो फिर फ्यूचर का पैसा अगर फ्यूचर में ना डाल के अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते तो उसका क्या होता आपका। तो इसीलिए फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस में फर्क नजर आता, ठीक है सर। और सिमिलर वे में आपको मिड मंथ पर मंथ कैलकुलेशंस भी करवाया गया था। मिड मंथ का कैलकुलेशन माना गया था, जैसे नियर मंथ का 7 डे का एक्सपायरी हम लोगों ने देखा था, मिड मंथ का एक्सपायरी 34 डेज में है, तो आपका प्राइस बदल जाएगा बिकॉज ये जो 7 दिन था 7 की जगह 34 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पर पुराना रेट था उस टाइम पे वो लिया गया, अब आज के डेट में 6.28 जो 365 डेज का चल रहा है वो ले सकते हो, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या रेट अभी दे रहा है फिक्स्ड रिस्क फ्री एरिया में। तो ये आपका फर्क आ गया, ये मिड मंथ का कैलकुलेशन था। फॉर मंथ के कैलकुलेशंस में भी नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा कि आप जिस दिन से काउंट कर रहे हो उस दिन से आपका एक्सपायरी कितना दिन बाद होगा। तो 80 डेज का अगर है, ठीक है, जो फॉर मंथ कैलकुलेशन है, तो उसके हिसाब से आपका 80 दिन का डिफरेंस होता है, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस 80 डेज के कारण आपका प्राइस नजर आ चल जाएगा। तो अगर आप इस पुराना एग्जाम्पल में देखोगे, इट्स अ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल जो 2015 से डेटा से लिया हुआ था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्राइस 2284, ठीक है, बेसिकली फेयर वैल्यू वाइज देखे तो 2283, ठीक है, 2283, 2299 दैट इज मिड मंथ और 2322 दैट इज पर मंथ, ठीक है। जैसे अगर मैं करंट लेवल में आ जाऊं, जैसे अभी निफ्टी का देखा जाए तो जुलाई का चल रहा है लास्ट प्राइस 15955, ठीक है, 15979 एंड 16022, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, और स्पॉट तो सेम ही चलेगा, स्पॉट तो सेम ही चलेगा, लेकिन ये जो डिफरेंस है कि सर जुलाई का दाम ऐसा क्यों, अगस्त का दाम ऐसा क्यों और सितंबर का दाम ऐसा क्यों,
आई होप कि आपको पता चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हेलो सर, बोलिएगा सर, समझ में आ रहा है? ये मैं लास्ट दिन भी बोला था, मैं इसको फिर से एक बार बेसिकली रिपीट किया। ईशा, रोशनी, हाँ अमित सर। जी, क्लियर ना सर? अब इसी पॉइंट में, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी बातें करना है, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल बातें करना है सर, ठीक है? यहाँ पर एक कन्वर्जेंस का भी बात हुआ था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पर अच्छा, और एक बात भी यहाँ पर मैंने बोला था डिस्काउंट एंड प्रीमियम के बारे में, ठीक है? जैसे अगर नॉर्मल मार्केट में इसको, स्टॉक मार्केट में इसको प्रीमियम कहा जाता है, और जब कोई कॉमोडिटी मार्केट में जाता है तो प्रीमियम को कॉन्टैगो कहा जाता है, ठीक है? ये भी मैं बोला था, एक बार प्रीवियस लेक्चर सुन लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आ जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है कि कहा जाता, मतलब देखा गया है कि निफ्टी का जो स्पॉट है और निफ्टी का जो फ्यूचर है, ये स्टार्टिंग में ना इनका जो गैप है, इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा नज़र आता है, बट जैसे जैसे ये एक्सपायरी के क्लोज तक आता है ना, ये सेम रेंज पे, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी फ्यूचर एंड स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर एंड स्पॉट सेम रेंज पे आ जाता है। ऐसा क्यों? ठीक है सर, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो, ये स्टार्ट हुआ था, ये जो ग्रे लाइन है ये फ्यूचर लाइन है, ठीक है? अब जस्ट इसी इमेज को नजर दो, ये पुराना डेटा से ही बता रहा हूँ, ठीक है? ये इस टाइम पे चल रहा था, जो थोड़ा सा डार्क है, 82 समथिंग चल रहा था, और ये 8350 चल रहा था। ये आपका फ्यूचर है, फ्यूचर थोड़ा सा ज्यादा ही है कंपेयर टू स्पॉट मार्केट ओवरऑल, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपायरी, दैट इज 29 जैन, ये 1 जैन, 1 मंथ का एक्सपायरी था, तो ये जो एक मंथ, फर्स्ट मंथ का जो नियर मंथ का एक्सपायरी था, जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आ रहा है, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट कन्वर्ज हो जा रहा है। मतलब ये देखा जा रहा है कि अल्टीमेटली जब क्लोज होता है एक्सपायरी, उस टाइम पे ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में आ जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है तो उसमें आर्बिट्रेज होता है। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्रेज कैसे होता है और ये कन्वर्जेंस के कारण क्या चलता है। इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट्स को समझाने के लिए भी कुछ नोट्स भी हैं, आपको वो भी शेयर करूंगा और समझाऊंगा भी। फ्यूचर प्राइस कन्वर्ज अपॉन स्पॉट प्राइस, बट वाई, और ऐसा क्यों होता है और होना भी क्यों चाहिए, ठीक है? और इसके बेसिस में आर्बिट्रेज में क्या इफेक्ट आता है, हाउ आर्बिट्रेज अफेक्ट प्राइस, ये दोनों चीज तो समझाएंगे। द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर, बट बिफोर दैट कुछ बातें प्रैक्टिकली देखना है, ठीक है? फिर मैं कन्वर्जेंस में आऊंगा सर, ठीक है? कन्वर्जेंस में आऊंगा। ये कन्वर्जेंस के बारे में ये कहा जाता है कि irrespective of whether the future is at a premium or discount, on the day of the expiry the future and spot will always converge, ऐसा देखा गया है। जहां पर नहीं होता है वहां पर आर्बिट्रेज हो जाता है। अब ये आर्बिट्रेज कैसे काम करता है आई विल डिस्कस, बट कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। सर कन्वर्स का मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट? बोलो सर। कन्वर्स का एक मीनिंग क्या हुआ सेकेंड सर, एग्जैक्ट? हाँ बोलो, बोलो बोलो सुमित जी, आवाज नहीं आया, बोलो। सर ये कन्वर्ज का मीनिंग क्या हुआ? कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ सर? कन्वर्ज स्पॉट का प्राइस और मतलब, कन्वर्ज मतलब वापस सेम रेंज पे, मतलब दोनों सिमिलर प्राइस, मतलब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस नहीं रहेगा, या रहेगा भी तो बहुत पतला सा डिफरेंस रहेगा। ये कैसे होता है सर? वही वही तो समझाऊंगा सर, वही तो मैं बोला, वही तो आगे आगे समझाऊंगा। कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है? वही तो मैं बोला कि क्यों होता है ऐसा, समझना पड़ेगा सर। तो ये जो भी मैं इतना देर से बोल रहा था, बेसिकली ये लास्ट क्लास को मैं समझा रहा था, ठीक है? अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ देखे, जो भी इतना देर से हम लोग सुने, ये बेसिकली लास्ट क्लास का रिवीजन था, सर ट्रिकी एरिया था इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करवा दिया। Now, before we conclude this chapter, let us put the future pricing formula in some practical use. Like I had mentioned earlier, future pricing formula comes very handy when you aspire to trade employing quantitative trading technique. Please note, the following discussion is only a preview window in the world of trading strategies. We will discuss the things in greater details जब हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। हाँ सर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना। जैसे ये विप्रो स्पॉट प्राइस 653 चल रहा था, डेटा कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता, आप करंट पर के मार्केट में जब आओगे तो करंट की तरह सोच लें। विप्रो स्पॉट 653 और मार्केट में रिस्क फ्री, ये 2015 का डेटा है,
अगर इसको मैं 2022 के डेटा के साथ चेंज करूँ तो आप 2022 का विप्रो निकालिए और 2022 का आरबीआई का रेट मैं अभी आपको दिखाया कितना है टी बिल का 365 दिन के हिसाब से सर 6 पॉइंट कितना है रे? क्या ईशा रोशनी आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? है दादा। ईशा का साउंड नहीं आ रहा है। ईशा कनेक्टेड है या नहीं? ये भी कुछ कारण से ठीक है। देखो सर तो 6.28% ये करंट रेट चल रहा है, तो आप इस रेट के हिसाब से अपना कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा। तो अभी देखो विप्रो 653 चल रहा था और रिस्क फ्री रेट मार्केट में उन दिनों चल रहा था 8.53 और आपका एक्सपायरी जो है वो 30 डेज बाद है। एक्सपायरी डेट है सर, ये तो पता चली गया कि एक्स क्या है। सर रिस्क फ्री रेट हमेशा आरबीआई का 365 डेज वाला लेना है, 91 डेज वाला आता है वो नहीं लेंगे। आप ले सकते हो सर, बट क्या है ना, हम लोग नॉर्मली एनुअल बेसिस में करते हैं। तो जब आप एनुअल बेसिस में करते हो तो एनुअली अगर 365 दिन का जो रेट चल रहा है वो ज़्यादा तो प्रेफरेबल माना जाता है और ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। और अगर आप इसको जैसे ये 30 दिन ले रहे हो ना आप, तो 30 दिन लेके आप बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक और है, ये ट्रेजरी बिल का ही लेना है हमको हमेशा। हाँ हाँ, ट्रेजरी बिल लेने से ही सबसे बेहतर है सर, बिकॉज ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये शॉर्ट टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल का काफ़ी सारा वर्जन्स भी होता है, स्पेशली टी बिल का। और इसमें आप देख सकते हो 91, 182, 364 एंड इट्स वेरी सेफ एंड सिक्योर। इससे बेहतरीन सेफ सिक्योर आपको मार्केट में क्या मिलेगा? बैंक से भी पैसा आपका सेफ माना जाता है, ये पैसा आपका डूबेगा नहीं, इसीलिए रिस्क फ्री है। मतलब बिल्कुल सबसे रिस्क फ्री अगर मार्केट में कुछ है तो यही सब है। सर ठीक है इससे सर, और भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कमर्शियल बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। कमर्शियल बिल कभी भी इतना रिस्क फ्री नहीं होता। कमर्शियल बिल तो हर किसी को मिलता भी नहीं है। कमर्शियल पेपर जो है सर, देखिए कमर्शियल पेपर वगैरह तो सिर्फ जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या कंपनीज होते हैं ना, जिसका क्रेडिट रेटिंग हाई होता है, वही लोग इशू कर पाते हैं। ठीक है, और बाकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह भी ले सकते हो, बट उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, जैसे बैंक एफडी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और बैंक एफडी में फर्क इतना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी इशू करता है और बैंक डिपॉजिट जो है जो बैंक के पास हम लोग का रहता है। सो ये भी एक सिक्योर है, मैं ये नहीं बोलूंगा, तो उसमें तो बैंक एफडी भी ले लेना चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा माना जाता है आरबीआई का ट्रेजरी, ज्यादा सबसे ज्यादा मतलब जितना भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सबसे ज्यादा ट्रेजरी बिल का ही रेट लेते हैं हम लोग। हाँ, ज्यादातर केसों में लिया जाता है सर। इवन जी सेक्स से भी गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से टी बिल में ज्यादा फर्क कुछ नहीं है, सिमिलर पैरामीटर का ही है, बट टी बिल का ज्यादा यूज होता है बिकॉज इसमें आपको शॉर्ट टर्म भी मिल जाता है ना, 3 महीने का हिसाब भी मिल जाता है आपको, 364 डेज का भी मिल जाता है, आप उसको प्रोपोर्शनेटली अपने हिसाब से देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर अपना जाता है रिस्क फ्री के लिए। अच्छा, इसका 653 चल रहा था, आप सेम एग्जांपल में जैसे ही आप इसको डाल दिया, डिविडेंड यहाँ पर कुछ नहीं माना गया, जीरो माना गया, तो आपका फ्यूचर प्राइस हो गया 658। तो ये रहा विप्रो का स्पॉट और ये रहा विप्रो का फ्यूचर। आप सिमिलर एग्जाम पैरामीटर में आप करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, सर अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो क्या पर शेयर डिविडेंड लेंगे ना? हाँ सर, पर शेयर डिविडेंड। ठीक है, वो डिविडेंड अमाउंट माइनस हो जाएगा। Accommodate for market charges, the future should be trading at around 658. Now, what if instead the future contract is trading at a drastically different price? समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करो। What if instead of the future contract is trading at drastically different price? Let's say 700. अगर ये 700 होता, clearly there is a trade here. The difference between the spot and future should ideally be just 5 points, but due to market imbalance, the difference has shot up to 47 points. अगर ये 658 की जगह 700 होता, और ये क्यों होता है? बिकॉज मार्केट इंबैलेंस के कारण। The difference has shot up to 47 point. This is a spread that we can capture by deploying a trade. अब ये स्प्रेड में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, नो डाउट अच्छा है, बट ये मार्केट इंबैलेंस है। और थोड़ा समझाता हूँ, रुक जाइए। Here is how one can do this. Since the future contract is trading above its fair value, future contract is trading above its fair value because वो कुछ transaction charges भी रहता है, we term the future market price as expensive relative to its fair value. तो फ्यूचर मार्केट
अपने फेयर वैल्यू से भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ये हम लोग अभी कुछ देर पहले ही देखा ना सर, इसका मार्केट चल रहा था, इसका फेयर वैल्यू होना चाहिए था 2283, बट ड्यू ट्रांजैक्शन चार्जेस टैक्सेशन वगैरह सब मिला जुला के 2284। सो फ्यूचर प्राइस अपने फेयर वैल्यू से भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। और वही चीज यहाँ पर भी हम लोग वही बात कर रहे हैं सर, we term the future market price as expensive relative to its fair value. Alternatively, we can say the spot is trading cheaper with respect to the futures. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पॉट सस्ता चल रहा है फ्यूचर के हिसाब से, बिकॉज स्पॉट चल रहा था हम लोगों का 2280, ठीक है, पुराना एग्जांपल में, मतलब जो हम लोग इसमें इन्फोसिस में बात कर रहे थे, और उसका फ्यूचर चल गया 2284 में। अगर हम रिसेंट विप्रो के बारे में बात करें तो विप्रो का स्पॉट 653 है और विप्रो का फ्यूचर 658 आया, ठीक है, तो इतना भी बोल सकते हैं स्पॉट इज ट्रेडिंग चीपर विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर्स। द थंब रूल इज इन एनी शॉर्ट ऑफ स्प्रेड ट्रेड, जैसे हम लोग स्प्रेड में बात करते हैं, इज टू बाय द चीपर एसेट्स एंड सेल द एक्सपेंसिव वन। तो फिर करना क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए सर, आगे का डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बाय द चीपर एसेट्स एंड सेल द एक्सपेंसिव वन। Hence, going by this, we can sell Wipro futures on one hand and simultaneously buy Wipro in spot market. मतलब फ्यूचर मार्केट में सेल कर देंगे और स्पॉट मार्केट में बाई कर देंगे। लेट अस प्लग द नंबर एज किस तरह से होता है देखो। तो स्पॉट मार्केट में विप्रो 653 चल रहा है तो बाई करो, स्पॉट मार्केट में बाई करो, और फ्यूचर मार्केट में आप विप्रो को 700 में सेल करो, इम्बैलेंस जो चल रहा था, क्योंकि हम लोग 658 की जगह 700 ले लिए बिकॉज ऑफ मार्केट इम्बैलेंस। कई बार ऐसे होता है, मार्केट इम्बैलेंस सिचुएशंस में रहता है ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं इनएफिशिएंसी ऑफ मार्केट, ऐसा होता है सर, ठीक है, आप ऐसा बहुत देखोगे। तो बाई विप्रो, लेकिन जो जेन्युइन होना चाहिए वो मैंने आपको दिखाया, 5 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, ये जेन्युइन है, बट फिर भी ये 700 दिख रहा है बिकॉज ये इम्बैलेंस है। अब अगर विप्रो फ्यूचर 700 है तो आप इसको सेल करो, मतलब बेसिकली शॉर्ट करो। Now you know that on the expiry day, both the spot and the future converge into one single price. ये होता है सर। अब ये क्यों होता है ये आपको अभी भी थोड़ा समझ में आएगा, और इसका मैं थोड़ा सा और डिटेल्स भी बताऊंगा आपको। इसके पीछे बेसिकली डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट काम करता है कि जैसे जैसे कोई फ्यूचर एक्सपायर होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई में चेंजेस आता है। रीजन के लिए थोड़ा वेट करो कन्वर्जेंस कैसे होता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल पहले देखो कि होता क्या है, उसके बाद मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। तो अगर आप स्पॉट मार्केट में 653 में विप्रो बाई करते हो और सेल कर देते हो फ्यूचर मार्केट में 700 में, अब जब आप मार्केट में ऐसा करते हो, we know that on the expiry day both the spot and the futures converge into one single price, refer to nifty graph posted above, जो हम लोग अभी अभी निफ्टी ग्राफ देखे। let us assume a few random values at which the future and the spot converge, ठीक है, जैसे 675, 645, 715 and identify what happens to the trade, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ किस प्राइस रेंज में ये कन्वर्ज हुआ है। अगर हम देखें तो देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहाँ जहाँ ये ऑलमोस्ट कन्वर्ज हुआ है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो जब जब ये कन्वर्ज हुआ है मार्केट चलते चलते वही 1 मंथ टाइम पीरियड में, तो तब तब आपके प्रॉफिट के सिचुएशंस में क्या हुआ है देखो सर। अगर एक्सपायरी वैल्यू 675 है तो आपका क्या होगा, स्पॉट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, और आपके पीएल में क्या इफेक्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। एक्सपायरी वैल्यू अगर 675 है तो स्पॉट ट्रेड में प्रॉफिट एंड लॉस क्या चलेगा। अच्छा, स्पॉट मतलब लॉन्ग पोजीशन, मतलब आपने यहाँ पर बाई किया, ठीक है, तो 675 माइनस 653, मतलब आपने बाई किया था 653 में और अभी आपका एक्सपायरी वैल्यू 675 है, तो 653 और 675 का डिफरेंस जो है दैट इज 22, ठीक है, तो लॉन्ग में आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया। लेकिन सिमिलर टाइम पे ही फ्यूचर ट्रेड में आपका पीएल क्या बता रहा है देखो, आपने 700 में सेल कर दिया। अगर आप 700 में सेल कर दिया तो आपको किस दाम पे बाई कर लेना चाहिए सर, आपको 675 में बाई कर लेना चाहिए जो आपका एक्सपायरी वैल्यू है, बिकॉज एक्सपायरी वैल्यू में तो आपको क्लोज करना ही है, इसको हम लोग बोलते हैं ना स्क्वायर ऑफ करना। तो यहाँ पर भी आपने 25 रुपीज का प्रॉफिट करो। सर थोड़ा सा सुन लो पहले, फिर कंक्लूजन में आएंगे। अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या हिसाब देखो, स्पॉट मार्केट में आपने 22% का प्रॉफिट किया और फ्यूचर मार्केट में आपने शॉर्ट सेल करके 25% का प्रॉफिट किया, कुल मिला के आपने 47 का प्रॉफिट किया।
सिमिलरली अगर आपका एक्सपायरी वैल्यू 645 होता तो आप यहाँ पर आपका 8% लॉस, यहाँ पर आपका 55 का प्रॉफिट, यहाँ पर भी आप 47 का प्रॉफिट करते हैं। हिसाब करके देखो, अगर आपका एक्सपायरी वैल्यू 715 होता तो यहाँ पर आप 62 का प्रॉफिट और यहाँ पर आपका 15% का लॉस, यहाँ पर भी आपका 47 का प्रॉफिट होता। तो हर एंगल से देखो तो प्रॉफिट 47 में ही आके रुक रहा है, लेकिन आपका हर बार का एक्सपायरी वैल्यू अलग दिखाया जा रहा है सर। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है। एज यू कैन नोटिस, वंस यू हैव एग्जीक्यूटेड द ट्रेड एट द एक्सपेक्टेड प्राइस, you have essentially locked in this spread. So irrespective of the where the market goes by expiry, अब देखो expiry में market किधर जाएगा, the profit are guaranteed. Of course it goes without saying that it makes sense to square off the position just before the expiry of future contract. ये हमेशा एक सेंस रखता है कि आपको एक्सपायरी डेट से पहले ही अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए. दिस वुड रिक्वायर यू टू सेल विप्रो इन स्पॉट मार्केट एंड बाई बैक विप्रो इन फ्यूचर मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि विप्रो को स्पॉट मार्केट में सेल करो और फ्यूचर मार्केट में बाई करो. ठीक है, दिस काइंड ऑफ ट्रेड बिटवीन द फ्यूचर एंड द स्पॉट टू एक्सट्रैक्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम स्प्रेड इज आल्सो कॉल्ड कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज. ये जो हुआ ना, इसको कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज भी कहा जाता है. अब इसको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा. चलो सर थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा. बिकॉज यहाँ पर कुछ जगह थोड़ा सा आपके ऐसा लग रहा है सर आर्बिट्रेज क्या है, आपके मन में चल रहा है. मैं आपको आर्बिट्रेज भी बताऊंगा. ठीक है, हाउ आर्बिट्रेज अफेक्ट द प्राइस, ये भी मैं आपको समझाऊंगा. कुछ प्रैक्टिकल भी बताना पड़ेगा. लेकिन अभी थोड़ा कैलेंडर स्प्रेड्स में बात करते हैं. सुन लो पहले होता क्या है. Calendar spread is a simple extension of cash and carry arbitrage. In a calendar spread, we attempt to extract and profit from the spread created between two future contracts of the same underlying but with different expiries. Let us continue with the Wipro example, understand this better. चलो सर, एग्जाम्पल काफी हेल्प करेगा आपको, तो थोड़ा सा पहले देख लो. ओहो क्या आ गया, मैं क्वेश्चन लूंगा आप लोगों का सर. मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके मन में चल रहा है सर कुछ आधा अधूरा सा जा रहा है, पूरा करो सर. मैं कोशिश में हूँ आपको पूरा आधा अधूरा चीज पूरा करूंगा. अच्छा, विप्रो का स्पॉट कितना चल रहा था सर, 653. करंट मंथ फ्यूचर वैल्यू 30 डेज टू एक्सपायरी में हम लोगों ने माना 658, लेकिन मार्केट में एक्चुअल मार्केट वैल्यू चल रहा था 700 ड्यू टू मार्केट इम्बैलेंस. यहाँ पर हम लोगों ने मिड मंथ का वैल्यू भी ले लिया सर. 65 डेज के एक्सपायरी पे 663 चल रहा है और एक्चुअल मार्केट वैल्यू मिड मंथ फ्यूचर 665 दिखा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड का यूज देखो सर. From the above example, clearly the current month future contract is trading. Current month future contract trading way above its expected theoretical fair value. जहाँ पर इसका theoretical fair value होना चाहिए था 658, वहाँ पर मार्केट में चल रहा है 700. However, the mid month contract is trading close to its actual fair value. पर जो मिड मंथ का है ये फेयर वैल्यू के आसपास ही चल रहा है. 663 चलना चाहिए था, चल रहा है 665. एस्टिमेशन मिड मंथ का ऑलमोस्ट सही है, बट करेंट मंथ का एस्टिमेशन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है. With these observations, I will make an assumption that the current month contract basis will eventually narrow down and the mid-month contract will continue to trade close to its fair value. मतलब इसमें आप एक परसेप्शन बना सकते हो कि जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे क्लोज हो, मतलब नैरो डाउन हो जाएगा, और जो मिड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू में ही चलेगा. नाउ विद रिस्पेक्ट टू द मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट अपीयर्स टू बी एक्सपेंसिव. मिड मंथ के हिसाब से करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट काफी एक्सपेंसिव जा रहा है. Hence we sell the expensive contract. तो जो एक्सपेंसिव दिखाई देगा आपको, अब उसे सेल करो एंड बाय द रिलेटिवली चीपर वन. और जो सस्ता चल रहा है मार्केट में, आप उसको बाय कर लो. देयरफॉर ट्रेड सेटअप क्या होगा आपका, ट्रेड सेटअप आपका ऐसा रहेगा, रिक्वायर मी टू बाय द मिड मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एट 665. अब 665 में मिड मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करो और करेंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है 700 में सेल करो. तो व्हाट डू यू थिंक इज स्प्रेड हियर, इसमें आपका क्या स्प्रेड आया. स्प्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर स्प्रेड हुआ दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस, 700 एंड 665. कितना डिफरेंस हुआ, 35 पॉइंट्स का. ट्रेड सेटअप ऑफ द कैप्चर ऑफ द स्प्रेड गोज लाइक दिस. आप देखो किस तरह से आपका कैप्चर रहेगा. सेल द करंट मंथ फ्यूचर. अब करंट मंथ फ्यूचर को सेल कर देते हो 700 में और मिड मंथ फ्यूचर को बाई कर लेते हो 665 में. ठीक है, हाँ ऑब्वियसली इतना सारा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पैसा का जरूरत जरूर पड़ता है, बट आप काफी सेफ जोन में रहते हो. करंट मंथ फ्यूचर को आप 700 में सेल कर दो और मिड मंथ को आप 665 में बाय कर दो. अब डू नोट, बिकॉज यू आर बाइंग एंड सेलिंग द सेम अंडरलाइंग फ्यूचर ऑफ डिफरेंट एक्सपायरीज, द मार्जिन आर ग्रेटली रिड्यूस एज दिस इज अ हेज्ड पोजीशंस.
इसको हेजिंग कहते हैं। मतलब ओवरऑल मार्जिन आपका कम रहेगा बिकॉज आप एक ही साथ दो दो अलग अलग ट्रेड सेटअप कर रहे हो, लेकिन मार्जिन लगेगा। ठीक है, ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर पेश करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज एक साथ, मतलब आप एक तरफ दोनों दो तरह का काम कर रहे हो। अब एक बार आप करेंट मंथ में सेल कर रहे हो और मिड मंथ में आप बाई कर रहे हो। ठीक है, तो मार्जिन रिड्यूस होगा ओवरऑल, और इसमें आप एक्चुअली अपना पोजीशंस को हेजिंग कर देते हो। हेजिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हेजिंग का मतलब ऐसा है कि रिस्क को कंट्रोल करना है। अब क्या हो रहा है, आफ्टर इनिशिएटिंग द ट्रेड वन हैज टू वेट फॉर द करंट मंथ फ्यूचर टू एक्सपायर। करंट मंथ का फ्यूचर एक्सपायर के लिए वेट करना है। अपॉन एक्सपायरी वी नो द करंट मंथ फ्यूचर एंड द स्पॉट विल कन्वर्ज टू ए सिंगल प्राइस। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आ गया, सर ये क्यों कन्वर्ज होता है, ये तो बताओ। सर बताते हैं ना, क्या होता है देख लो एक बार। Upon expiry, we know the current month, future, and spot will converge to a single price. Of course, on a more practical note, it makes sense to unwind the trade just before the expiry. Trade as arbitrarily, ये arbitration का काम है सर, बेसिकली आर्बिट्रेजर लोग करते हैं। अब यहाँ पर आपका खेल क्या बना देखो, जब आपका करंट मंथ एक्सपायर हो रहा है, अब करंट मंथ में 660 अगर आपका एक्सपायरी वैल्यू है, ठीक है, तो 700 में सेल था, 660 में क्लोज हुआ, 700 में आपने सेल कर दिया था और 660 में आपका बाई हो जाएगा, 40 का प्रॉफिट। अगर 690 में क्लोज होता है तो 10 का प्रॉफिट, और अगर 725 में क्लोज होता है तो 25 का लॉस। मिड मंथ में क्या होगा, आपका मिड मंथ में सर लॉन्ग पोजीशन था, मतलब आप पहले बाई किए थे, बाद में सेल करना है, तो 660 में क्लोज हुआ। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट अलग है सर, ये करेंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये करेंट मंथ में ऐसा हुआ और ये मिड मंथ में ऐसा हुआ। तो 665 में आपने बाई किया था, अब 660 में क्लोज एक्सपायरी में, ठीक है, तो आपका 5% का लॉस। सिमिलरली 665 में बाई और 690 में क्लोज, क्लोज तो वही रखे सर जो यहाँ पर एक्सपायरी वैल्यू हम लोगों ने रखा है दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपका 25 का प्रॉफिट आया। कितने का प्रॉफिट आया सर, 25 का प्रॉफिट आया। और 725 में क्लोज होगा तो 60 का प्रॉफिट आएगा। लेकिन सर अगर आप दोनों मिड मंथ और करेंट मंथ का जो भी हिसाब है, 40 और 5 का डिफरेंस, 10 और 25 का प्लस, एंड 25 एंड 60 का डिफरेंस, कुल मिला के आपका प्रॉफिट सिक्योर हो गया 35 करके। भले ही आपने दोनों अलग अलग जगह में अलग अलग प्रॉफिट लॉस किए, बट आपका प्रॉफिट तो 35% हर एंगल में बना है सर। इसको बोलते हैं हेजिंग करके अपना प्रॉफिट को सिक्योर करना। लेकिन इसके लिए आपको दोनों मार्केट में, दोनों अलग अलग एक्सपायरी में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। एक जगह में आपने शॉर्ट कर दिया, दूसरे जगह में आपने लॉन्ग कर दिया। आपने लॉन्ग वहां पर किया स्पेशली मिड मंथ में, जहां पर आपको प्राइस सही लगा और आपको लगा कि 665 में अगर मैं इसको लेता हूं तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पैरामीटर में रहेगा, ठीक है। और जहां पर आपने शॉर्ट किया बिकॉज आपको लगा कि मार्केट एक्सपेंसिव है, जो करंट मंथ का रेट चल रहा था। बोलो सर, क्या ये वाला बात समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह से आपने हेजिंग करके अपने प्रॉफिट को देखा, सिक्योर किया। तो बेसिकली सर हम लोग को समझना पड़ेगा कि हेजिंग में हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट में जाएंगे, लॉन्ग करेंगे या शॉर्ट करेंगे। अगर एक में हाँ लॉन्ग लेते हैं तो दूसरा का शॉर्ट करना होगा, तो शॉर्ट करेंगे पहले तो फिर दूसरा में लॉन्ग में हेजिंग ले लेंगे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर, ठीक है। यही बात हम लोग लगातार 2 बार करें। एक बार हम लोग ये देखो सर, एक बार हम लोग यहाँ पर स्पॉट और फ्यूचर के बीच में करें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्पॉट और फ्यूचर के बीच में किए थे, तब भी हम लोग 47 का प्रॉफिट बनाया था। और यहाँ पर हम लोग इसको कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज बोलते हैं। ये जो हम लोगों ने किया था ये कैश कैरी आर्बिट्रेज था, दिस इज ऑल्सो स्प्रेड। बट ये जो स्प्रेड हुआ था सर, ये बेसिकली स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के बीच में हुआ था। मतलब आपका ही पैसा आप दोनों मार्केट में डाला, बट आप दोनों मार्केट में पैसा डाल के भी प्रॉफिट में रहे, बिकॉज आप दोनों जगह में अलग अलग परसेप्शन बना रहे हो, ठीक है। भले ही आपका थोड़ा सा मार्जिन कंपेरेटिवली ज्यादा लग सकता है, बट आपका प्रॉफिट आप सिक्योर बना दे रहे हो सर। स्पॉट मार्केट में भी आप लॉन्ग में जा रहे हो, बाई फर्स्ट सेल लैटर, ठीक है। इसीलिए शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था। और फ्यूचर ट्रेड में आप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था, और इसमें आपका दोनों परसेप्शन था। आप शॉर्ट तब करते हो जब आपको लगता है कि मार्केट जरूरत से हाई है और वो अभी डाउनग्रेड करेगा, और आप बाई लॉन्ग पोजीशंस में आप तब जाते हो जब आपको लगता है कि मार्केट सही चल रहा है, अब आगे जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों परसेप्शन को यूज किया, लेकिन दोनों अलग मार्केट में किया, ठीक है। तो जब स्पॉट के साथ फ्यूचर ट्रेड का मार्केट का कॉन्सेप्ट बने तब उसको कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज कहा जाता है।
और कैलेंडर स्प्रेड का यूज नॉर्मली होता है जो सिमिलर, जैसे कि यहाँ पर दो फ्यूचर मार्केट में ही आपने किया, ठीक है, दो फ्यूचर मार्केट में ही आपने किया, एक आपका नियर मंथ का फ्यूचर था, एक आपका मिड मंथ का था, ठीक है, मतलब करेंट मंथ और मिड मंथ का था, तो दोनों जगह में आपने अपना 35% का प्रॉफिट बुक कर, ठीक है सर। Of course, to recall the critical assumption we have made here is that mid-month contract will stick close to its fair value. हम लोगों ने ये यहाँ पर हम लोगों का एक assumptions पे criticality था, criticality क्या था कि mid-month contract, देखो सर कुछ पे assumptions पे आपको basis करना ही पड़ेगा कि mid-month contract आपके fair value के आसपास रहेगा. From my trading experience, this happens most of the times. Yes sir, ये होता है, ठीक है. Or most importantly, please do bear in mind the discussion with respect to spread in this chapter is just a sneak peek into the world of trading strategies. अब जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बात करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। आज जो अभी हम लोगों ने किया ना, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक जस्ट क्या बोलूं, मतलब एक ट्रेलर था। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का ऐसे और भी बहुत सारा मतलब अलग अलग चीजें बनता है जो हम लोग करेंगे सर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो उसको भी अलग से और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी और लिया जा सकता है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप इस तरह से अपना फ्यूचर प्राइसिंग के बेसिस में, ठीक है, दोनों एरिया में ट्रेड ले सकते हो। इसको आप हेजिंग भी करना बोल सकते हो और अपना प्रॉफिट को सिक्योर भी करना जान सकते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अगर इसको आप प्रॉपर वे में कर लियो तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, रही बात कन्वर्ज का, तो कन्वर्जेंस से क्या मतलब समझ में आता है? एक बात हम लोगों ने कहा था ना सर, ये वाला पॉइंट्स कि सर मार्केट एक्सपायरी में ऑलमोस्ट क्लोज क्यों हो, मतलब आसपास में क्यों आ जाता है। दोनों मार्केट, निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर के बारे में हुआ था कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक के भी बारे में आप बात कर सकते हो, ये कन्वर्ट्स क्यों करता है। ठीक है, चलो सर इसके बारे में मैं कुछ बात आपको थोड़ा बता दूं। अच्छा, मुझे रोशनी एंड ईशा का कोई आवाज नहीं आ रहा है क्या? आप लोगों को क्लियर है सर? रोशनी हाँ सर। आ रहा है ना समझ में? सर थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, धीरे धीरे और जैसे जैसे धीरे धीरे और प्रैक्टिस बढ़ेगा ना सर, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह तो आज तो मैं ज्यादा नहीं बोला, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और एग्जांपल यूज करूंगा, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मैं हेजिंग और बताऊंगा, हेजिंग विद फ्यूचर्स। ठीक है, तो आपको इसका और मतलब बेसिकली यहाँ पर मुझे फ्यूचर प्राइसिंग के साथ कंपेयर करके मैं बताया, नेक्स्ट क्लास में हेजिंग विद फ्यूचर्स के साथ बताऊंगा ना, तो और क्लैरिटी आ जाएगा सर। ठीक है, और जैसे जैसे आप लोग मार्केट में खुद प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे ना, ट्रेडिंग एक्टिविटी करना, तो और अच्छे से समझ में आएगा सर। ठीक है, जब आप लगातार ऑर्डर पेस मतलब पुट करोगे स्पॉट मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में हल्का हल्का जैसा हो सकता है, आपको धीरे धीरे ना पूरा समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर कि लोग कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा, बट पैसा बचाने का बहुत सारा उपाय है सर। आप अपना पैसा को बचा सकते हो, ठीक है, और प्रॉफिट भी कर सकते हो। लेकिन सर वो है ना, मतलब वो अंधाधुंध खेलने से नहीं होता है, समझ के खेलना होता है। सर बोले थे बोलो कि सर। जब हेजिंग फ्यूचर जब करवा दीजिएगा ना, मतलब फ्यूचर मार्केट जब हो जाएगा ना, तो एक प्रैक्टिकली एक पेपर ट्रेडिंग का थ्रू यस हम लोग को यस लाइव यस मार्केट में करवा दीजिएगा ताकि हम लोग यस समझ में आ यस जाए। यस सर, मतलब बिल्कुल फ्यूचर होगा मार्केट में सर। एक ट्रेड ले लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड ले लिए, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो कर लिए, और एक हेजिंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू मतलब हम पेपर ट्रेडिंग में ही एक लॉन्ग पोजीशन लिए और कैसे उसको हेज कर रहे हैं, या शॉर्ट पोजीशन लिए और यस उसको कैसे हेज कर रहे हैं, वो यस प्रैक्टिकली सर, करवा दीजिएगा ना, वो हम यस लोग सर को हेल्प हो करवा जाएगा। दूंगा। यस सर ऑब्वियसली करूंगा। अभी थोड़ा सीख लेने दो, जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर धीरे धीरे हम लोग हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। हाँ, ठीक है, फ्यूचर के बाद ही। हाँ ठीक है, सारा चीज एक बार हो जाने के बाद ना हम लोग करेंगे सर। लेकिन अभी कन्वर्जेंस थोड़ा सा देख लो सर कि कन्वर्ज कैसे काम करता है, कि क्यों कन्वर्ज होता है, ये भी तो जानना चाहिए। इट इज फेयरली सेफ बेट दैट द प्राइस ऑफ अ फ्यूचर विल inch toward its spot price as the delivery month of a future contract approaches। जैसे जैसे इसका स्क्वायर ऑफ का पोजीशन आता है ना, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे कि जैसे जैसे ये अपना मतलब एक्सपायरी डेट की तरफ बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली ऐसे देखा जाता है कि फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस सिमिलर पैरामीटर में आ जाता है। ठीक है, जो हम लोग वहां पर इस ग्राफ के थ्रू से भी देख रहे थे। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू कि ये देखा जाता है कि स्पॉट एंड फ्यूचर कन्वर्ज कर रहा है। पॉइंट इज दैट सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों? This is a very strong trend that occurs regardless of the contract underlying assets.
अंडरलाइंग एसेट्स का जो भी कॉन्सेप्ट हो उसको छोड़ के भी ये हो सकता है। कन्वर्जेंस इजीली एक्सप्लेन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आर्बिट्रेज इंटरेस्ट एंड द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो बेसिकली ये मैं आपको बार बार बोल रहा था, इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करता है, एक आपका आर्बिट्रेज इंटरेस्ट का मैटर आता है और दूसरा आपका लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का होता है। अब आर्बिट्रेज क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है वो आपको थोड़ा सा यहाँ ही समझ में आ जाए। तो बेसिकली कन्वर्जेंस का मेन रीजन क्या है? द फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज सेट इन एडवांस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड बायर। जो प्रोड्यूस करता है और जो बाई करता है। स्पॉट प्राइस इज द कमोडिटीज वैल्यू। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कमोडिटी मार्केट से बेसिकली आया है सर। स्पॉट प्राइस इज द कमोडिटीज वैल्यू व्हेन इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, और डिफरेंस इन टू वैल्यूज इज वेयर आर्बिट्रेज ट्रेडर्स मेक्स देयर मनी। मतलब एक फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जो एडवांस में प्रोड्यूसर और बायर डिसाइड करते कि भाई, जैसे हम लोग अगर फ्यूचर मार्केट का स्टार्टिंग क्लास याद करोगे, सुमित जी ने किया फ्यूचर का स्टार्टिंग क्लासेस जो शेयर किया मैंने। सर अभी देखे नहीं है, देख लेंगे सर जरूर देखिएगा, वहां पर हम लोग गोल्ड ज्वेलरी का और गोल्ड ट्रेडर का याद है, रोशनी एंड ईशा, गोल्ड ज्वेलर्स एंड गोल्ड ट्रेडर, ये लोग क्या कर रहा था सर? सोना का दाम फ्यूचर में क्या होगा? हाँ बोलो। एक जन मतलब गोल्ड बना रहा था, एक जन पूरा लॉट वैसे ले रहा था ना। हाँ मतलब एक ज्वेलरी था और एक ट्रेडर था जो गोल्ड का सप्लायर था। तो सप्लायर और ट्रेडर मतलब जो ज्वेलर्स हैं उनके बीच में फ्यूचर में गोल्ड का ट्रेड कैसे हुआ था, वो पहला दो क्लासेस में काफी डिटेल्स में बात हुआ है, और किस तरह से वो लोग प्रॉफिट भी किया था और लॉस भी किया था ये भी समझाया गया है। तो फ्यूचर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज सेट इन एडवांस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड बायर्स। ठीक है, जो एकदम पहले से ही प्रोड्यूसर्स और बायर के बीच में, या सेलर और सप्लायर और बायर के बीच में होता है। प्रोड्यूसर को आप यहाँ पर सप्लायर समझो, सप्लायर और बायर के बीच में बेसिकली दे डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड होता है। और स्पॉट प्राइस क्या है? द कमोडिटी इज वैल्यू व्हेन इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, जो करंट मार्केट में चल रहा है। और इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आर्बिट्रेज ट्रेडर्स अपना मनी पैसा बनाते हैं, अगर डिफरेंस रहेगा तो। अगर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर मनी नहीं बनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, इसको मार्केट इनएफिशिएंसी के कारण ही होता है। अब डिफाइनिंग फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। अब व्हाट इज फ्यूचर प्राइस, व्हाट इज स्पॉट प्राइस? अभी तो आपको ये सब पता चल गया। इन्वेस्टर्स इन फ्यूचर कमिट टू बाइंग और सेलिंग ए क्वांटिटी ऑफ समथिंग। इन्वेस्टर जो है वो फ्यूचर में कुछ चीजें खरीदने का या बेचने का वादा करता है, जनरली ये कमोडिटी लाइक कॉर्न, ठीक है, एट ए सेट प्राइस फॉर ए डिलीवरी एट ए फ्यूचर डेट। एक सेट प्राइस पे वो अपना प्रोडक्ट लेना चाहते हैं कि भाई फ्यूचर में आपका एग्रीकल्चर है, मैं अपने एग्रीकल्चर, आपके एग्रीकल्चरल लैंड से जो कॉर्न बनेगा उसको मैं 1 लाख में खरीदूंगा, वो पहले से बोल देता है। लेकिन ऑन दैट टाइम मार्केट में जो दाम रहेगा वो अगर सस्ता चलेगा और फ्यूचर पहले से ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए बोला कि फ्यूचर मार्केट का जो एकदम स्टार्टिंग है, जो गोल्ड का एग्जाम्पल हुआ था, आप उसको एक बार देखिए। एट ए सेट प्राइस फॉर डिलीवरी एट फ्यूचर डेट, द ओरिजिन ऑफ दिस मार्केट, यहीं से मार्केट का ओरिजिन होता है। And its practical use is to help farmers and other producers of raw goods agree in advance with wholesale buyers on a reasonable price for a commodity. और ये कॉन्सेप्ट चालू हुआ था फार्मर्स के साथ, हमारे देश में चाणक्य करते थे सर, आचार्य चाणक्य। ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेड पहले से कर लेता था, इसमें फार्मर्स को फायदा हो जाता था कि वो होलसेल बायर्स जो है, होलसेल बायर्स मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री के ओनर, ठीक है, वो क्या करता था, फार्मर्स को पहले से एक ठीक ठाक दाम, ठीक है, एक रीजनेबल दाम प्राइस पे कर देता था। इससे फार्मर्स का क्या सुविधा होता था, फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस से वो बच जाता था। और होलसेल बायर्स का ये सुविधा होता है, दोनों को फायदा होता था। होलसेल बायर्स का सुविधा ये होता है कि वो फ्यूचर मार्केट में अगर बहुत मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम रहे तो मार्केट प्राइस हाई हो जाता है, तो टू मच हाई से बचने के लिए वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। ये बात मैंने एकदम स्टार्टिंग क्लासेस में ना, चाणक्य जी किस तरह से इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोका के टाइम पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम कराता था, उस पर मैंने बात करा के रखा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि क्यों होलसेल बायर्स और क्यों आपका फार्मर्स इस तरह का डील में आते थे। बोथ साइड बेनिफिट्स, दोनों बेनिफिट करता था। फार्मर्स को बेनिफिट ये होता था, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी समझा हुआ है। फार्मर्स का बेनिफिट ये है कि फ्यूचर लॉस से बचना, ठीक है, अगर फ्यूचर में आंधी तूफान आ जाए या फिर कोई फ्लड हो जाए तो फार्मर्स को अपना एक पैसा सिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है, लॉस से बच सकता है। और बायर्स का फायदा ये है कि बायर्स को सस्ता में मिल सकता है। सो प्रोड्यूसर्स हैव अ रेडी बायर एंड कैन प्रोसीड विद देयर वर्क
एंड गेट फाइनेंसिंग फॉर देयर ऑपरेशन एज नीडेड। उसको पैसा पहले से मिल जाता है रेडी बायर कि उसको पता है कि किसको बेचना है। और होलसेल बायर्स नो दैट व्हाट दे विल बी स्पेंडिंग फॉर सप्लाईज इन द कमिंग पीरियड। ठीक है, कि उस अपकमिंग पीरियड में क्या दाम में वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है, एंड कैन बजट अकॉर्डिंगली, और उसके बेसिस में वो अपना बजट भी बना सकता है कि मेरा मार्केट में क्या दाम मैं बेच सकता हूँ मार्केट। ये बेसिकली बायर्स का मतलब जो होलसेल बायर्स है, मतलब बेसिकली आप ऐसे बोलो कि बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, जो कॉर्न लेके चिप्स बनाएगा, कुरकुरे बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना सर। बट दैट रीजनेबल प्राइस में चेंज रिपीटेडली बिटवीन द टाइम। अब बीच में डिमांड सप्लाई गैप होता रहता है और ये बीच बीच में चेंज होता है, जैसे एक्सपायरी तक हम लोग देखते हैं मार्केट में होता है। हेलो सर, मार्क टू मार्केट में हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, एक पूरा एक्सपायरी जाते जाते कितना बार मार्केट अप एंड डाउन होता है। मार्क टू मार्केट में, मार्जिन कैलकुलेटर में हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक्सपायरी होते होते बीच में बहुत बार मार्केट अप डाउन चलता है। ये सर नो प्लीज बताइएगा। अरे मतलब अगर आप आज किसी के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, कोई भी स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट करते हो या फिर स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद एक्सपायरी होते होते क्या बीच में अप एंड डाउन नहीं होता है? हाँ होता है। तो वही तो बात कर रहे हैं सर, अप डाउन तो होता है। तो वही बात यहाँ पर भी बोला कि both side benefits, producers have ready buyers and proceed with their work, but if the reasonable price may change repeatedly between the time and that is set and the time that commodity is actually ready to deliver। जब तक फाइनल डेट नहीं आता बीच में काफी चेंजेस आता है। जैसे कि क्या रीजन हो सकता है, नेचुरली स्टॉर्म और ए पेस्ट में रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ए क्रॉप, है ना, हो सकता है स्टॉर्म आ गया या कोई पेस्ट आ गया जो पूरा, जैसे लास्ट 2 साल 3 साल पहले एक बार हुआ था ना सर, इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं पोंगोपाल, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे वो पाकिस्तान और हमारा पंजाब रीजन में, स्पेशली मध्य प्रदेश रीजन में एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, मतलब इट्स लाइक फडिंग टाइप का, क्या उसका नाम क्या है, पोंगोपाल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बेसिकली खेत को खत्म कर देता है खाके, पूरा एकदम भीड़ आ गया था। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके पागल हो गया था, पंजाब राजस्थान सिंध प्रदेश का पूरा जो एग्रीकल्चर में जो लोग थे, वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे कि क्या किया जाए। पता है हम लोगों को, बेसिकली पेस्ट था, पेस्ट, और इसके कारण सप्लाई और क्रॉप में डिफरेंस आ सकता है। एंड जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा दाम बढ़ जाएगा। रिसेशन में रिड्यूस कंज्यूमर डिमांड, अगर रिसेशन हो जाएगा तो कंज्यूमर डिमांड आ जाएगा। जैसे रिसेंटली रिसेशन का एक बात चल रहा था, फॉर प्रीसियस मेटल्स एंड ड्राइव प्राइसेस डाउन। अगर रिसेशन हो जाएगा तो प्रीसियस मेटल्स का डिमांड में प्रॉब्लम आएगा और ड्राइव प्राइसेस जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो दाम बढ़ भी सकता है और दाम कम भी हो सकता है। इसके पीछे दोनों रीजन काम करता है, इकोनॉमिक रीजन है सर। नाउ फ्यूचर ट्रेडर्स ट्राई टू मेक ए प्रॉफिट, जो फ्यूचर ट्रेडर है वो प्रॉफिट करना चाहता है, डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस दैट हैज बीन सेट एंड द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी एट द टाइम इट इज एक्चुअली रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, तो जिस दिन ये इसका जो बीच का डिफरेंस है इसमें ये प्रॉफिट करना चाहता है। अब होता क्या है सर, आर्बिट्रेजर के कारण ये जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इसका बेनिफिट आर्बिट्रेजर लेता है। आर्बिट्रेजर क्या करता है जानते हो, एक मार्केट में बाई करता है दूसरे मार्केट में सेल करता है, जैसे कि आपने भी हेजिंग किया ना सेम मार्केट के अंदर, ऐसा ही होता है। As arbitrator continue to do this, the future price and spot price will slowly converge until they are equal or close to equal. The same sort of effect occurs when spot price are higher than futures, except that the arbitrator would in that case short sell the underlying asset and long the future contract. अब ये जो मैं आपको अभी पढ़ाया, ये बेसिकली अभी 2 मिनट पहले मैं आपको समझाया भी था। कैसे? ऑलरेडी मैं आपको कन्वर्जेंस का रीजन बता दिया, बट आपको अभी भी लग रहा है कि हमने नहीं बताया कि सर हम लोगों ने जब दोनों मार्केट में, स्पॉट मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में, याद करो सर 2 मिनट पहले का बात, हम लोग स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड लिए थे और फ्यूचर मार्केट में भी ट्रेड लिया था। हम लोग स्पॉट मार्केट में जब बाई किया था, लॉन्ग लिया था, और फ्यूचर मार्केट में हम लोगों ने शॉर्ट किया था। तो आप सोचो कि जब दोनों मार्केट में आप अलग अलग ट्रेड सेटअप कर रहे हो, और ऐसा आप अकेला नहीं हो, मैक्सिमम ट्रेडर ही ऐसा करता है। तो एक मार्केट में जब एक मार्केट बढ़ने का बात करता है, जैसे मानो कि अगर स्पॉट मार्केट बाई है तो आपका सोच क्या है, आपका सोच ऐसा है कि स्पॉट मार्केट ग्रो करेगा, और इस मार्केट में सेल है मतलब ये मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये स्टार्टिंग में तो ठीक है सर,
आप नॉर्मल चलते हो, बट जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, फिर जब फ्यूचर मार्केट में आपका पहले सेल है और बाद में बाई है, इसका मतलब यहाँ पर आपका डिमांड लो, सप्लाई ज्यादा। मैं फ्यूचर का बात कर रहा हूँ। फ्यूचर मार्केट में क्या हो रहा है सर, डिमांड लो हो जा रहा है और सप्लाई ज्यादा हो जा रहा है। और स्पॉट मार्केट में डिमांड हाई हो जाता है, बिकॉज आप स्पॉट मार्केट में लॉन्ग बनते हो। यहाँ पर डिमांड हाई हो जाता है बिकॉज हेजिंग करता है ना, इसमें डिमांड थोड़ा हाई हो जाएगा बिकॉज बायर ज्यादा आ जाएगा और सेलर कम हो जाएगा। तो दोनों मार्केट के बीच में ये इस तरह का जो एक सेल, एक में सेल का प्रेशर, दूसरे में बाई का प्रेशर, एक में सेल का प्रेशर, दूसरे में बाई का प्रेशर, तो दोनों मार्केट आसपास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप ही बताओ। अगर फ्यूचर मार्केट में सेल प्रेशर आ जाता है, जैसे हम लोगों ने देखा 700 में सेल कर रहा है और इस मार्केट में बाई चल रहा है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है उसमें आर्बिट्रेजर कमा रहा है और अपना हेजिंग कर रहा है, तो एक में बाई का प्रेशर, दूसरे में सेल का प्रेशर, तो दोनों मार्केट कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, टेल मी सर। हाँ सर करेगा। करेगा सर, बिल्कुल करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों मार्केट कहीं ना कहीं सेम पैरामीटर में आप, कर रहा है ना। हाँ मतलब दोनों सेम पैरामीटर में अप एंड डाउन कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा ना, फ्यूचर मार्केट में आपने शॉर्ट किया, आपने 700 में सेल कर दिया, और फिर आप वेट करो कि अभी मार्केट क्या काम करेगा। तो मार्केट अगर 675 में क्लोज होता है, ठीक है, आप यहाँ पर प्रॉफिट किए, लेकिन यहाँ पर आपका सोच क्या है, यहाँ पर आप 653 में बाई किए थे और मार्केट 675 में क्लोज हुआ है ना। तो जो लॉन्ग सोचेगा वो 53 में बाई करेगा, और जो शॉर्ट सोचेगा फ्यूचर मार्केट में वो 700 में सेल करेगा। आप सेल करके ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, ये सेल कर रहा है, मतलब ये है बेसिकली क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये स्पॉट मार्केट में बाई कर रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है। अब यहाँ पर डिमांड बढ़ेगा तो आगे मार्केट इसका बढ़ेगा, और यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगा तो आगे मार्केट इसका कम होगा। तो ये 700 से 675 में आ जा रहे हैं और ये 653 से 675 में आ रहा है। तो क्यों दोनों मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा है सर। सुमित जी बोलिए, बात समझ में आया। सर ये थोड़ा लास्ट वाला कॉन्सेप्ट वापस बताइए, तो जो लास्ट में बताया। हाँ ये वाला है। सर यहाँ पर आप 653 में बाई किए थे, ये सुन लो, स्पॉट मार्केट का बात कर रहा हूँ, ठीक है, और फ्यूचर मार्केट में आपने 700 में सेल किए थे। आपका फ्यूचर मार्केट 700 चल रहा था विप्रो का। तो मार्केट जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट किया है वो सेलर बना है, मतलब मार्केट में सप्लाई बढ़ गया, सेल ज्यादा मतलब सप्लाई ज्यादा, और यहाँ पर स्पॉट मार्केट में बाई हो रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है। इनका सोच ऐसा है, लॉन्ग सोच है, ये 653 से 675 में जाने का सोच रहा है, और ये यहाँ पर 700 से 675 में जाने का सोच रहा है, और हमारे एक्सपायरी डेट में ये 675 में ही क्लोज हुआ। मतलब बेसिकली दोनों मार्केट एक्सपायरी में कन्वर्ज हो गए। बीच में बहुत कुछ रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर और स्पॉट में काफी डिफरेंस भी रहा है, बट जब एक्सपायर हो रहा है तब ऑलमोस्ट एक दूसरे के आसपास में जाके एक्सपायर हो रहा है। थोड़ा डिफरेंस होता है, कभी कभी 1 टका 2 टका का डिफरेंस रहता है, उसमें आर्बिट्रेज में समझाऊंगा कि उसका डिफरेंस आर्बिट्रेजर कैसा लेता है, बट अभी आर्बिट्रेजर को थोड़ा छोड़ दो अभी 2 मिनट के। सिंपल बात है कि क्यों कन्वर्ट करेगा, बिकॉज एक तरफ डिमांड बढ़ेगा तो दूसरी तरफ सप्लाई बढ़ेगा, एक मार्केट को नीचे लाने का सोचेगा तो दूसरा मार्केट को ऊपर लाने का सोचेगा, तो अल्टीमेटली मार्केट दोनों ऑलमोस्ट कन्वर्ज में जाके कंप्लीट होगा। एक बार घर पे देखिएगा आराम से बैठे बैठे कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको खुद से करके देखिएगा। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर ना हो, मैं परसों के क्लास में फिर से समझाऊंगा, ठीक है सर। सर ऐसे होना नहीं चाहिए, बिकॉज इसी पॉइंट में ही पूरा खेल क्लियर है कि क्यों कन्वर्ज होता है। बिकॉज एक तरफ ये बेसिकली बेसिक इकोनॉमिक्स है, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है और कुछ नहीं। और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होता है उसके लिए आर्बिट्रेजर क्या करता है वो मैं नेक्स्ट दिन समझाऊंगा आपको, आर्बिट्रेजर का क्या खेल है। बट अभी आर्बिट्रेजर को मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। स्पॉट मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है और फ्यूचर मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है,
तो एक तरफ डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट को वो आप लेने का जाने सोचता है, और सप्लाई बढ़ने के कारण वो मार्केट भले ही बढ़ रहा था बट धीरे धीरे वो मैच कर जाएगा। देखिए ये पहले से ज्यादा ही जा रहा था, पर जैसे जैसे इसका सप्लाई बढ़ रहा है, इसमें शॉर्ट सेलिंग हो रहा है, ये स्पॉट मार्केट के साथ मार्ज हो, तब इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। पहले ज्यादा था लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ज हो। और पहले डिफरेंस क्यों ज्यादा था ये भी तो पता है ना सर, वो रिस्क फ्री रेट के कारण, इसलिए डिफरेंस ज्यादा था। बट जैसे समय के साथ साथ आपका प्राइस ज्यादा हो गया फ्यूचर मार्केट में, अब फ्यूचर मार्केट में सेल प्रेशर चालू हो गया और नॉर्मल मार्केट में आप बाई प्रेशर देख रहे हो। मतलब ये ट्रेडर करता है हेजिंग के लिए, और यही रीजन इस दोनों को एक्सपायरी में कन्वर्ट करा देता। ठीक है सर, घर पे एक बार आराम से बैठे बैठे सोचिएगा। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा ट्रिकी एरिया था, बट अगर आप थोड़ा सा कल्चर करोगे ना धीरे धीरे समझ में आएगा। आ जाएगा सर, आ जाएगा। हाँ बोलो सर। सर इक्विटी डेरिवेटिव का जो हम लोग एग्जाम देंगे अगस्त हम्म। में, आप जैसा बोले, तो सर जो आप नोट्स का जो पीडीएफ दिए उसमें से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे के वैसे? हाँ पढ़ना स्टार्ट करो, तो जो हो रहा है उसको पढ़ो, और सर एनआईएसएम आप का जो मॉक टेस्ट आप बोले थे ना लेंगे? हाँ लेंगे तो थोड़ा सा खत्म होने दो फिर टेस्ट लेंगे। बिना समझ के टेस्ट देखे क्या करोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस करेंगे, लेंगे सर। टाइम आने पे मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन पहले कुछ चीजें सीख लो। ठीक है, ये सब मैटर जब तक सीखोगे नहीं तब तक यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये जान लिया ना, अब धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में आप लोग ट्रेड करना चालू करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता जाएगा, अच्छा ये करने से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, हेज कर सकता हूँ, सारा का सारा चीज। ठीक है सर, ठीक है, जो समझ में आया ठीक है, जो समझ में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू रखूंगा सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हेजिंग में और थोड़ा डिस्कस करूँ। ठीक है सर, चलो फिर आज इतना ही। सर बस